नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया और मैं हूं राजकुमार सेन। आज हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी जी। हम उनसे आज जानना चाहेंगे कि दमोह उपचुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो केंद्रीय नेतृत्व ने किस आधार पर और किस रणनीति के साथ उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। देखिए, हम पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में बदलाव आए, इसलिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस बार भी अपने तमाम उद्देश्यों को लेकर के कि समाज में शिक्षा की नीति को हम बेहतर बना सकें, स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकें, जल की समस्याएं हैं दमोह क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा है, कुपोषण की समस्याएं हैं। अभी आज का ही मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें कचरे की भारी समस्या है। तो जो भी आप देख लें, तरह तरह की समस्याएं हैं और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण नशे की समस्या। नशे की समस्या से समाज को निजात दिलाने के लिए और तमाम चीज़ों को लेकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने इस बार अपने प्रत्याशी को उतारा है। इसके पूर्व में दमोह के अलावा मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, पार्टी ने समर्थन दिया था बहुत सी जगह, क्या वजह रही इसकी? देखिए, पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए सभी पार्टियां राष्ट्रीय कार्यालय आती हैं और समर्थन की बात करते हैं। पिछली बार जो समर्थन दिया गया था उसमें हमारी कुछ शर्तें होती हैं कि क्षेत्र में हम जो बदलाव चाहते हैं उन बदलावों के लिए उन पार्टियों से चर्चा की जाती है, वो आते हैं हमारे पास और वो सहर्ष मान गए कि हम ठीक है बदलाव करेंगे। इस आधार पर समर्थन दिया गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। समर्थन देने के बाद भी हाल जस का तस रहा। इस बार भी लोगों ने चाहा कि हमसे समर्थन मिले, परंतु पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार किसी भी तरह का समर्थन नहीं दिया गया और हम खुद ही क्षेत्र में उतर करके जीत हासिल करने के लिए पूरी क्षमता के साथ जुटे हुए हैं। प्रत्याशी घोषित होने से पूर्व में दमोह के मलैया परिवार जो सुर्खियों में रहा और आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात हुई, तो क्या चर्चाओं पर क्या विषय रहा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हों, कई पार्टियों के लोग राष्ट्रीय कार्यालय आए, मलैया परिवार भी आए। चूँकि कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा उनको अलग किया गया है, समर्थन को लेकर समर्थन लेने के लिए ही वो हमारे कार्यालय पहुंचे हुए थे। लेकिन बात वही थी कि क्षेत्र में जो विकास करना है उस पर हमारी कुछ शर्तें हैं, प्रमुख मुद्दों को लेकर के उस पर कहीं ना कहीं बात नहीं बैठी और हमने अपना प्रत्याशी फाइनल किया और आज प्रत्याशी आप सबके बीच में है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हैं कि शराब माफिया, भू माफिया या कोई भी प्रकार के माफिया हों उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो इसमें शराब माफिया को लेकर आपका क्या विचार है? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की यही बतौलेबाजी है जिसके कारण आज वो हैं भी और पूरी जनता जान भी चुकी है इस चीज़ को कि आप पिछले 15-20 वर्षों से यही बातें कर करके आपने समाज को बरगलाया है। भू माफिया की बात करिए, हाल जस का तस है। चाहे कोई घोटाला करिए, नर्मदा घोटाला की बात हो रही थी और रेत उत्खनन की बात हो रही थी। आज धड़ल्ले से सभी जा कर के देखिए, सभी नदियों में रेत पर्याप्त मात्रा में निकल रही है। और शराब की बात है तो शराब के लिए भी ये शुरू से कह रहे हैं, एक तरफ समाज को शराब पिला रहे हैं, बाकायदा ठेका दे रहे हैं, ठेकेदारों से पैसा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बढ़ते जनाधार को देख करके, क्योंकि हम जहां भी होते हैं तो शराब मुक्ति के लिए ही मुद्दा हमारा मुख्य होता है कि शराब से मुक्ति मिले समाज को तो अन्य सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अन्य चीज़ें तो है ही हैं। उस चीज़ को देख करके कहीं ना कहीं अब वो शराब मुक्ति के लिए बात करते हैं कि शराब घोटाला है और शराब को हम बंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके और ना वो आगे कर ही पाएंगे। इसी रोष को लेकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी समाज के बीच है कि आप बंद करें या ना करें, लेकिन हम आकर के और महीने भर के भीतर प्रदेश को शराब से मुक्त करेंगे। प्रदेश में जो दमोह है, दमोह में शराब माफिया बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं और आए दिन महिलाओं पर अत्याचार और परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपके प्रत्याशी एक महिला हैं, वो महिलाओं को ज़रा समझ सकती हैं, तो वो किस प्रकार से दमोह में इस चीज़ से निजात दिलाएंगी? देखिए, आप थोड़ा सा अगर पिछली बातों को देखेंगे तो हमारी जो प्रत्याशी हैं उमा सिंह लोधी, वो इस चुनाव के अलावा भी पिछले 15-20 वर्षों से दमोह को नशा मुक्त करने के लिए डोर टू डोर काम कर रही हैं पार्टी के द्वारा।
गांव के गांव जा करके अपने समूह बना करके लोगों को नशा मुक्त करने का कार्य कर रही हैं। आज दमोह में भी देखिए, इन्हीं प्रत्याशी के साथ अन्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि आज दमोह में लाखों परिवार है जिसको पार्टी ने नशा से मुक्त किया है। और इसी विश्वास को लेकर के वो जहाँ भी जाती हैं तो लोग जानते हैं कि इन्होंने नशा मुक्ति के लिए कार्य किया है, और इसीलिए आज समाज का समर्थन मिल रहा है, विशेषकर महिलाओं का। वो खुलकर स्वागत कर रही हैं और विश्वास दे रही हैं कि हम आपको ही अपना समर्थन देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले भी हमारी प्रत्याशी ने समाज को नशा मुक्त करने के लिए कार्य किया है, तो आगे भी करेंगी। दमोह में अपन ग्रामीण डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। सरकार योजना लागू करती है, ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती, कुछ अधिकारियों और सबकी मिली भगत से भ्रष्टाचार होता है। अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार की शिकायत आती है अगर प्रत्याशी के पास, प्रत्याशी चयनित होने के बाद, तो किस प्रकार से ये इसको रोक पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है कि बड़े बड़े दिग्गज मंत्री आपके दमोह में पड़े हैं और एक कोई उद्योग तरीके का आपके दमोह को नहीं मिला आज तक से। अंतर्कलह बढ़ा रहे हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन दमोह के विकास के लिए ना लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कोई भी उद्योग पर ध्यान नहीं है। और गांव का हाल आज इसीलिए कहीं ना कहीं गांव में आज बदहाली छाई हुई है, गांव के लोग परेशान हैं। इसमें तो सीधी सी बात है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार पर अपने आप रोक लगेगी, सीधी सी बात है। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हमें अपने आप में विश्वास है, एक एक कार्यकर्ता को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विश्वास है कि हम स्वयं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार करने वालों को हम बख्शेंगे भी नहीं। हमारे संविधान में, कानून में पर्याप्त ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर भ्रष्टाचार करने वालों पर रोक लगाया जा सकता है, बशर्ते रोक लगाने वाला स्वयं भ्रष्टाचार ना करे। जिस प्रकार की आपने बात की थी एजुकेशन की, एजुकेशन सिस्टम अभी कोविड-19 के समय काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ा है इस पर। मध्यम वर्ग परिवार के जो बच्चे हैं वो तो अपना मोबाइल, स्मार्टफोन से स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जो गरीब परिवार हैं उनका शिक्षा स्तर काफ़ी गिरावट आया है। तो आपका इसमें क्या विचार है? देखिए, शिक्षा का स्तर कोविड से नहीं है, कोविड के पहले से चल रहा है गिरावट, अभी का ये नहीं है। आप बाकायदा गांव में जाकर के अध्ययन करिए तो सरकार, अगर हम कहें कि सरकार शिक्षा की बात कर रही है तो सरकारी स्कूलों का हाल आप देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल हैं वहाँ तो मनमानी फीस, आप कोविड के दौरान आप ही लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पेपर में ये सब खबरें चलाई हैं कि स्कूलों में कितना लूट मचा हुआ है, कितनी ज़्यादा लूट मची स्कूलों में। तो सरकारी स्कूल, सरकार का एक काम होता है कि सरकारी स्कूल को अच्छा बनाएं, उस बेहतर शिक्षा स्थिति को वहाँ पर निर्मित करें ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकारी स्कूलें जितनी है उसकी बिल्डिंग जर्जर है, उसमें कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, इसीलिए गाँव के बच्चे परेशान हैं। और कोविड में जो प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है उस कारण से तो और शिक्षा स्तर में बदतर स्थिति आई है, लेकिन सरकार का उसमें कोई भी ध्यान नहीं है। उस पर निश्चित ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर शिक्षा में हम आज आप देख लीजिए 2 साल से ही कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे मुख्य कार्य, अगर हम व्यक्ति को शिक्षित ही नहीं कर पाएंगे तो आगे का उसको हम क्या दे पाएंगे? यही कारण है कि शिक्षित नहीं है लोग तो 200 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये का शराब पी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये शराब हमारे सेहत के लिए कितनी खतरनाक है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, जिसका फ़ायदा सरकार को बखूबी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में दमोह है, इसमें यहाँ पर 35 साल से बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, तो आपको यहाँ पर क्या विकास कार्य दिख रहा है कि बीजेपी के द्वारा? मुझे कहीं कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है। जितना भी दिख रहा है वो सहज रूप से हो रहा है। कोई भी सत्ता आएगी, कोई भी पार्टी आएगी, अभी आप जबलपुर से दमोह आइए, फास्ट ट्रैक जो टोल नाका पे होता है वो लिखा तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर पैसे दे करके आना पड़ता है, 2 नाके पड़ते हैं। सड़क देख लीजिए, आप जबलपुर से आ जाइए यहाँ पर दमोह, सड़क में इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं कि उसमें कांग्रेस और भाजपा का मानचित्र अलग से दिखाई देता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें। तो उसमें विकास, किसी भी क्षेत्र में कोई विकास दमोह पर नहीं है, केवल और केवल अपने स्वार्थ को साधा है दोनों पार्टियों ने मिलकर के। विशेषकर भाजपा को कहना चाहूँगा कि उन्होंने, बड़े बड़े उनके मंत्री हैं यहाँ पर, लेकिन दमोह के उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, केवल और केवल जनता को ठगावा लूटा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर आप दमोह में जनशक्ति चेतना पार्टी अगर आती है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अगर आती है, तो कैसे समन्वय बिठाएंगे इसको? हम अच्छा करेंगे, अपने आप समन्वय बैठेगा, समन्वय बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्टी हो अगर वह सत्ता में आती है तो हमारे देश का संविधान उसे उतना अधिकार देता है सहज रूप से कि वह अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। उसे किसी के साथ समन्वय संबंध बैठाने की आवश्यकता नहीं है। हम कल भी अपनी शर्तों पर, समाज सेवा की शर्तों पर काम कर रहे थे।
जब हम सत्ता पे नहीं थे। आगे हम सत्ता में आएंगे तब भी हम अपने समाज सेवा की शर्तों पर ही काम करेंगे और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। आपका जो चुनाव चिन्ह है बांसुरी, एक मधुर स्वर लेकर चलता है, तो इसमें क्या संदेश जाता है जनता पर? देखिए, बांसुरी में 7 सुर होते हैं। बांसुरी कृष्ण भगवान का एक प्रिय कहें तो वाद्य यंत्र था जिसे कृष्ण भगवान उपयोग करते थे। तो बांसुरी जिस प्रकार मधुरता बांसुरी में उत्पन्न हो रही है, उसी मधुरता को लेकर के सभी सुरों को मिला करके और हम समाज सेवा के कार्य में आगे बढ़ते हुए और समाज को कहीं ना कहीं उसे उसके अधिकारों को दिलाएंगे। यही हमारी बांसुरी का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है और बांसुरी का यही संदेश है। दमोह में उपचुनाव हुए, उसका कारण था कांग्रेस से बीजेपी में प्रत्याशी का आना। उसको लेकर आपकी पार्टी क्या विचार रखती है? देखिए, ये तो बहुत ही एक निंदनीय कार्य था, जनता के साथ छल था। जनता ने जिसे चुना कुछ मान करके चुना होगा और आपने भी काफ़ी विश्वास दिलाया था कि मैं आऊँगा तो फला पार्टी के माध्यम से कार्य करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं अपनी पार्टी की वर्तमान अंतर्कलह की स्थिति में आकर के कहीं न कहीं बड़ा फंड पाते हुए ये समाज जानता है, सब चर्चा का विषय बना हुआ है। उसे लेकर के आजकल बंदर बांट की जो स्थिति बनी है, उछल कूद की स्थिति बनी है, कोई निष्ठा नहीं है किसी पार्टी के प्रति। किसी घोषणा बड़ी बड़ी कर देंगे लेकिन उनके प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है। वो कभी भी किसी पार्टी में आ जा सकते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में जो राजनीति देखी जा रही है वो निष्ठा से जुड़ा हुआ विषय ही नहीं है, केवल स्वार्थ पूर्ति से जुड़ा हुआ विषय है। किसी की किसी पर, न अपने पार्टी पर न जनता पर किसी प्रकार की कोई निष्ठा नहीं है, न कोई लेना देना है। पिछले चीज़ों को देखते हुए हमने तय किया है कि हम समाज के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे और आज हम जहाँ भी जाते हैं तो समाज के बीच भी यह रोष है कि कहीं ना कहीं जो राहुल सिंह ने पार्टी बदला था और आज जो भाजपा कांग्रेस दोनों की स्थिति बनी हुई है, उससे समाज, जनता दमोह की असंतुष्ट है और हमें पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। हम जहाँ भी जाते हैं तो जनता का भरपूर समर्थन इसी कारण से मिल रहा है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में दमोह में विशेषकर जो भी भाजपा कांग्रेस के नेता मंत्री थे उन्होंने समाज के साथ छल किया है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय टंडन जी, वो आज उन्होंने घोषणा की युवाओं को रोजगार देने के लिए और दमोह में इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, उस पर आपका क्या विचार है? तो हम तो यही कहते हैं कि अभी तक नहीं किया तो अब क्या करेंगे। हम कह रहे हैं कि वर्ष भर बहुत होता है समाज को सब कुछ देने के लिए अगर आप सत्ता में हैं तो, लेकिन ये 30-30 साल से 50-50 साल से यहाँ पर काबिज हैं और उन्होंने केवल जनता का दोहन किया है, केवल और केवल। ये जनता को कुछ नहीं दे सकते हैं। जनता का जो रोजगार है वो भी छीन रहे हैं, शराब पिला करके उसको अपंग बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, शिक्षित नहीं बना रहे हैं। अगर आप केवल युवाओं को शिक्षित बना दो, केवल अच्छा स्वास्थ्य दे दो, अपने आप पैरों पर खड़े होकर के वो अपना जीवन यापन कर लेंगे, सरकार पर बोझ नहीं बनेंगे। लेकिन सरकार दोहरे तरीके से युवाओं का शोषण कर रही है। एक तो उन्हें शराब भी पिला रही है, रोजगार भी छीन रही है और आगे कुछ भी नहीं देंगे। इनकी बातें केवल और केवल कल्पना है, थोथी बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दमोह में पिछली यहाँ पर एक हिंदू भाई का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि वो गौ हत्या रोकने का प्रयास कर रहे थे। अगर आपका प्रत्याशी चुनकर आता है तो गौ हत्या को रोकने के लिए किस प्रकार से कार्य करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषकर राज्य में कहा जाए तो ये बातें तो बहुत करते हैं कि हम गौ की पूजा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अभी बीजेपी के एक नेता थे, उनके क्षेत्र में ही गौ हत्याओं का एक मामला आया था। जितने भी सरकार के अधीन गौ संचालन केंद्र चल रहे हैं उसमें आप जाकर के देखेंगे तो गौओं के कोई अता पता ही नहीं है कि गायें जो हैं तो कितनी आईं, कितनी गईं, कितनी बेच दी गईं, कितनी की हत्या कर दी गई। और गौ हत्या गौ संचालन केंद्रों से तो चल ही रही है, साथ में सरेआम खुलेआम गौ हत्या अलग से चल रही है। उस पर सरकार का कोई भी जोर नहीं चल रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उन लोगों को साथ में लेकर के चल रही है। इस कारण से जातिवाद, संप्रदायवाद और बढ़ रहा है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो जैसा कि गौ माता की हमारे धर्म में पूजा होती है, गौ माता चाहे किसी भी धर्म के लिए हो, सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। उसके गाय का गोबर का हर तरह से उपयोग होता है, तो गौ माता सभी के लिए पूजनीय है, उपयोगी है। इसमें कोई बात ही नहीं आनी चाहिए कि गौ माता के लिए, हमारे यहाँ तक कि संविधान में तक गौ हत्या निषेध है, निषेध बताया गया है। गौ माता की पूजा होती है, तो अपने आप हम इन चीज़ों पर बड़े पैमाने पर रोक लगाएंगे, क्योंकि हम
अपनी संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारी पार्टी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसमें बड़े पैमाने पर नियम बना करके और गौहत्या पर रोक लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौहत्या अगर कोई करता है तो कानून के तहत उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, उसकी पूरी तरह से सज़ा दिलवाई जाएगी ऐसे लोगों को। हमारे साथ जुड़े थे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी जी।